नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार, आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा, आप इसे डाउनलोड कर लें। क्योंकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखिए कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने आयुष दर्पण डिजिटल का विंडो खुला हुआ है। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप हमारे इस ऐप में आयुष दर्पण डिजिटल में आकर आप कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टोर में जाएं। स्टोर में जाने पर आपको हमारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसीज वाइज पंचकर्मा, मर्मा बिगिनर, क्लिनिकल पंचकर्मा, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप सारे कोर्सेज की लिस्ट जैसे मैंने आपको सबसे पहले तो आपको हमारा डिसीज वाइज पंचकर्मा, आप कोर्स पर क्लिक करें। नर्सिंग होम है MBBS है 7 तक, फिर भी पता नहीं ऐसे गलती कैसे होगी ये उसकी भी गलती क्या होगी सर? उसने मेरी मम्मी को जो किताब लिख दी ना, पढ़ो उसको पढ़ो, मतलब हैं। अब इसमें आपको अभी ऑफर है इस पर जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। प्रणाम सभी लोगों को, मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और हम लोग ना आज कुछ नया चीज पढ़ेंगे। हम लोग पलाश वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। इसको ग्रंथों में ब्रह्म वृक्ष बोला है। वेदों में, पुराणों में ब्रह्म वृक्ष की अलग ही महिमा बताई है। और जो लोग पलाश की पूजा करते हैं उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ऐसा बताया गया है।
और इसका आयुर्वेदीय महत्व भी है। और इसको मतलब जहाँ पलाश की पूजा होती है, पलाश को महत्व दिया जाता है, उनके ग्रह बाधा भी दूर हो जाते हैं। इसी पे मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताऊंगा, आप लोगों को कुछ मालूम है तो ये कृमिक ने भी बताया है। पलाश क्षार का हम लोग प्रयोग भी अलग अलग जगहों पे करते हैं। तो आप लोग पहले मेरा सुनिए, फिर आप लोग अपना अपना अनुभव बताइए। मैं यहाँ पे अनम्यूट करके आप लोगों को ऑप्शन देता हूँ कि आप लोग भी कुछ बता सकते हैं। जो इसको ढाक का वृक्ष या पलाश वृक्ष बोलते हैं। वेदों में पलाश को ब्रह्म वृक्ष कह के उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। और जो अपने ऋषि मुनि थे, उन लोगों को पलाश के लिए बहुत ज्यादा आदर भाव था। और उन्होंने इसीलिए क्या बोला है, ब्रह्म वृक्षम पलाशस्त्वम श्रद्धा मेधाम च देहि में वृक्षाधिपो नमस्ते अस्तु तुम चात्र सन्निधो भव। मतलब हे पलाश रूपी ब्रह्म वृक्ष, ब्रह्मा जी का वृक्ष, हे पलाश, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। आप समस्त वृक्षों के राजा हैं, आप मुझे श्रद्धा और मेधा दें। अब ये जो श्रद्धा और मेधा है, ये किसका काम है, तो साधक पित्त का काम है। जहां पर भी साधक पित्त की कमी होने की वजह से अगर पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर इरिटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर मेंटली डिस्टर्ब है, जहां साधक पित्त विकृत है, वहां पे पलाश का पूजा करना है, पलाश का सेवन करना है, पंचांग का सेवन करना है, उससे फायदा होता है। और इसमें ऐसे बोलते हैं कि मैं इस वृक्ष में आपका आवाहन करता हूँ, हे ब्रह्म वृक्ष, हे पलाश, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हमें सारे कष्टों से दूर करें। मतलब ऋषि मुनि इतना ज्यादा इसकी पूजा करते थे। और ये पलाश जो है ये एक औषधीय वृक्ष है। इसके बहुत सारे नाम बताए अपने ग्रंथों में, जैसे कि किंशुक वृक्ष, ब्रह्म वृक्ष, याज्ञिक, सुपर्ण, त्रिपर्ण, रक्त पुष्प, शार श्रेष्ठ, बीज स्नेह, कृमिघ्न, वक्र पुष्प, ढाक, इसके नाम है। और ये जो वृक्ष होते हैं ना, इसके पत्ते बहुत ही प्रशस्त होते हैं, मनोहर होते हैं, इसके पत्ते बहुत सुंदर होते हैं, इसलिए इसका नाम पलाश रखा है। और इसके दो टाइप रहते हैं, ऐसे तो बहुत टाइप रहते हैं, लेकिन इसके दो टाइप, रक्त पलाश और श्वेत पलाश। और इसका जो छाल होता है, शार होता है। पलाश का शार कैसे बनाते हैं आप लोगों को मालूम होगा। पलाश का जो तना होता है ना, उसके बीच में गड्ढा कर देते हैं और नीचे बर्तन रख देते हैं, तो ऐसे पानी गिरते रहते हैं पेड़ के, ऐसे टप टप, वो क्षार रहता है। इसका बीज का प्रयोग करते हैं, कांड का, पत्र पुष्प और निर्यास का प्रयोग करते हैं। चरक संहिता के अनुसार पलाश के 38 प्रयोग बताए हैं कि मतलब इसके छाल के 18 प्रयोग, क्षार के 12 प्रयोग, बीज के 6 प्रयोग, पुष्प कांड के 2 प्रयोग बताए हैं। सुश्रुत संहिता में भी पलाश पे 46 योग बताए हैं। मैं रेफरेंस के साथ आप लोगों को बताऊंगा, इतना बढ़िया ये पलाश के बारे में बताया है। और यह जो योग हैं पलाश के, उस मतलब अलग अलग दवाइयों के कॉम्बिनेशन में पलाश पलाश डाला हुआ है। तो चरक संहिता में तो इतना अच्छा है, 46 योग बताएं सुश्रुत संहिता में, और चरक में 38 पलाश से बनाए हुए चीजें बताई हैं। तो उनका प्रयोग प्रमेह रोग में, कुष्ठ में, श्वित्र में, शोथ में, उदर रोग में, अर्श में, ग्रहणी, हिक्का, कास, अतिसार और नेत्र रोगों में पलाश का प्रयोग किया गया है। अब इसका कुछ कुछ हम लोग सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। अगर बच्चों को पेट में कृमि है, तो हम क्या करते हैं कि इसका चूर्ण जो है पलाश के पत्तों का, उसको हम गुड़ के साथ खाने के लिए देते हैं। चूर्ण का, पत्तों का चूर्ण को गुड़ के साथ देने से कृमि मर जाते हैं। इतना बढ़िया ये कृमिघ्न दवाई है। इसी तरह से इसका अर्क अगर बना दिया, पलाश मूल का अर्क दे दिया, तो उससे भी पेट के कीड़े पूरी तरह से मर जाते हैं। अब वो कीड़े हर तरह के कीड़े, रक्तज हो गए, फिर पुरीषज हो गए, कफज हो गए, हर तरह के कीड़े जो है वो मर जाते हैं। इतना बढ़िया ये कृमिंग, डीवर्मिंग का सबसे बढ़िया दवाई है। आपको एलोपैथी का मेबेक्स और एल्बेंडाजोल देने की जरूरत नहीं है। पलाश से जो शरीर शुद्ध होता है कृमि से, वह और कोई इतनी एलोपैथी की दवाई केमिकल नहीं काम करेगा जितना ये बढ़िया काम करता है। अगर किसी को दांत दुख रहा है, दांत में खून आ रहा है ना, या कमजोर दांत है, तो मसूड़े पे पलाश अर्क के कुछ बूंदे लगा दे, या पलाश का जो सोरस है उसके आपके मंजन के साथ मिक्स करके लगाए, तो ये मसूड़ों को मजबूत कर देता है कषाय रस से। और इसमें दांतों को मजबूत करने की शक्ति होती है। अगर छोटे बच्चों को कुकुर खांसी हो रही है, कुत्ते जैसा खांस रहा है, वो बहुत सूखी खांसी आ रही है, तो हल्दी के साथ पलाश का अर्क को दे दे, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। कान से अगर बहुत ज्यादा पानी आ रहा है ना, तो इसमें पलाश के अर्क का दो ड्रॉप डाल दे कान में, तो वो पूरी तरह से एंटीबायोटिक का काम करता है, पूरी तरह से सुखा देता है।
इसी तरह से स्नायु के रोग, श्लीपद रोग, फाइलेरिया हो गया, कॉलरा हो गया, उसमें भी पलाश का क्वाथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और बच्चों को जो दंतोत्भेदक रोग रहते हैं, दंत आ रहे हैं तो बच्चों को बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा है, उल्टी हो रहा है, क्योंकि जो दांत के मसूड़ों में दांत आ रहे हैं ना, तो दांत आने की वजह से वहां इन्फेक्शन होता है और वो बच्चे निगल जाते हैं और उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है पेट में, तो लूज मोशन, उल्टी वगैरह बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में अगर दांत और वेदना भी होती है, बच्चे रोते रहते हैं, तो वो बचाने के लिए दंत के मूल का, पलाश के मूल का अर्क लेना है। अर्क कल्पना से बना के उसको अगर नाभि पे लगाएं और पेट पे लगाएं, तो उस या दांतों के मसूड़ों पे लगाएं, तो उससे ये वेदना पूरी तरह से ठीक होता है, दस्त जो हो रहा है, लूज मोशन, वो ठीक हो जाता है। अगर किसी को प्रदर रोग है स्त्रियों में, तो इसको तंडुलोदक के साथ इसका प्रयोग करें, पलाश बीज का, चूर्ण का या पलाश के पत्तों का, पंचांग का। अगर तंडुलोदक के साथ, मतलब चावल को भिगो के रखा है और वो फूल जाने के बाद वो पानी लेके उसमें मिश्री डाल के वो दे, तो रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर, उसमें पलाश का बहुत ज्यादा उपयोग रहता है। और किसी को बहुत ज्यादा हैबिचुअल एबॉर्शन हो रहा है या मिस्ड एबॉर्शन हो रहा है, ऐसे एबॉर्शन की हिस्ट्री है, तो पलाश जो है उसका प्रयोग ऐसा बताया कि पलाश के पत्तों का अगर सेवन कराया जाए तो गर्भ रक्षण करता है, गर्भ की रक्षा करता है। और इसका अर्क भी दे तो जो जिसको एबॉर्शन या मिसकैरेज की हिस्ट्री है उसमें फायदा होता है। पलाश का प्रयोग ऋषि मुनि करते थे, तो उनकी आयु 5-5 हजार साल, 10-10 हजार साल तक रहती थी। ऋषि मुनि जो थे वो अन्न नहीं खाते थे, मतलब दाल चावल सब्जी रोटी ये नहीं खाते थे, वो ऐसे वनस्पतियां खा के, और उनका मतलब इतना पोषण होता था कि उनका शरीर ऐसा हो जाता था कि जो हम बोलते हैं शीर्यते तत् शरीरम, वो शरीर जो है वो शरण ही नहीं होता था। 5-5 हजार साल, 10-10 हजार साल ये ब्रह्म वृक्ष का सेवन करने से उनको आयु प्राप्त होती थी। ना हार्ट का प्रॉब्लम, ना किडनी का प्रॉब्लम, ना लीवर का प्रॉब्लम, केवल ये पत्ते खा के रहते थे वो लोग और इतना स्वस्थ रहते थे। और आज भी ऐसे ऋषि मुनि हैं जो हिमालय की कंदराओं में हैं, जो कितने सालों से तपस्या कर रहे हैं। तो ये सच बात है, जो ग्रंथों में लिखा है ब्रह्म वृक्ष, उसका फायदा होता है। अभी इस पे कोई बोलना चाहे पलाश पे तो कुछ बोल सकता है। किसी को अनुभव है पलाश के वृक्ष का कुछ यूज किया है? मंगला मैम, तनिका मैम, गंगवार सर, जो पहाड़ों पे लोग रहते हैं उन्होंने यूज किया होगा। कुछ बोलिए, आप लोगों ने किया है क्या पलाश का प्रयोग? पलाश शार, पलाश बीज। सीमा मैम, हरीश बत्रा जी, कुछ बोलिए इस पर। अच्छा, अभी नहीं बोलेंगे। अच्छा, अंजना मैम आप आई हैं क्या? डॉक्टर अंजना मैम, आपसे एक बात पूछना था। अंजना मैम आप आई हैं क्या? शायद जी अंजना सर, मैम, नमस्कार। आप एक बात करिए। एक जो एचपी, वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस है ना, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना। लोगों का ऐसे फोन आया कि हम अंजना मैम से थोड़ा सुनना चाहते हैं, उसके बारे में जी आपको सर। जो भी बता सकते हैं वो थोड़ा बताइए। मैं 1 मिनट जी आपके सामने ये लेके आता हूँ। एमेनोरिया का मेरे पास फोटो है और इसको जी देख सर। के, आप तो एक्सपर्ट हैं, आप थोड़ा डाउट क्लियर कर सकते हैं। लोगों को सुनना है ये क्या एक्सिस होता है, इसका क्या क्या रोल है। जी सर। जी सर। जी। सर, जो आपने बहुत अच्छे से लगाया भी है और अभी आपने इसका एक आध दिन पहले लेक्चर भी बहुत अच्छे से लिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर लेक्चर था। और आपने वो जो ग्रुप बनाया था, तो आज मैं बैठी थी तो मेरे बच्चों ने कहा कि मैडम हम भी इसमें ऐड होना चाहते हैं, तो मैंने उन्हीं को मोबाइल दे दिया था और बच्चों ने खुद ही ऐड किया ग्रुप में। हाँ, कई वो बच्चे हमारा ऐड। फ्री वाला होगा डेमो क्लास, जी जी जी। अगले तो संडे को होगा। हाँ। जी, तो जनरली सर क्या होता है कि जो हम एमिनोरिया की बात करते हैं, तो प्राइमरी एमिनोरिया और सेकेंडरी एमिनोरिया जो आपने बताया था, मेन क्या है, हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या हमारा जो बॉडी की फिजियोलॉजी है, वो एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड होती है। और जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उसकी जो मास्टर ग्लैंड होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी जो कोई गवर्न करता है वो हाइपोथैलेमस होता है। तो जो हम आपने बताया कि ओवरी ओवरी है, वो भी हमारी तरफ से एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन, ये जो है दोनों वर्क करती है, इसलिए इसको हम वो जो है दोनों नाम देते हैं। तो यहाँ पर हम स्पेशली जो काम अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम से या रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज से जो भी रिलेशन होता है, वो हम मेन बोलते हैं HPO एक्सिस। H फॉर हाइपोथैलेमस, P फॉर पिट्यूटरी, O फॉर ओवेरी। यहाँ पर
सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर जो हार्मोन्स हम बॉडी से सिक्रीट होते हैं, मतलब सबसे पहले जो मैंने बताया कि हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है। और वो रिलीजिंग हार्मोन जब पिट्यूटरी को, स्पेशली एंटीरियर पिट्यूटरी को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी दो में डिवाइड होती है। एंटीरियर पिट्यूटरी को जब स्टिमुलेट करते हैं तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है, फिर वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इस तरह से जो हमारे स्टिमुलेटरी हार्मोन्स जो होते हैं, जैसे फॉलिकल को डेवलप होने के लिए जो भी हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, इस तरह के जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, बराबर टीएसएच है, एलएच है, प्रोलैक्टिन है। इस तरह के जो हार्मोन्स होते हैं कहीं ना कहीं वो जो है हमारे पास हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी मीन्स हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है, जीएनआरएच कहते हैं जिसको गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, और ये रिलीज जो होता है वो पल्सेटाइल रिलीज होता है। पल्सेटाइल रिलीज का मतलब ये होता है कि ये 24 घंटे रिलीज नहीं होता है। अगर हमारी दिनचर्या जिसकी बात हम करते हैं, लाइफ स्टाइल की बात हम करते हैं, वो डिस्टर्ब है तो इसका पल्सेटाइल रिलीज डिस्टर्ब होता है। और जब ये पल्सेटाइल रिलीज डिस्टर्ब होता है तो ये हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, क्योंकि जो मेन कंटेंट हमारा रिलीजिंग हार्मोन है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमारे जो सेक्स हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, प्रोलैक्टिन है, और इसके अलावा जो हमारे पास एलएच है, ये तीन चार जो हार्मोन है अगर ये डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हम किसी भी तरह से रिप्रोडक्टिव, हमारी फिजियोलॉजी का जो रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजिकल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकता है। जैसे एफएचएस का मतलब हम समझ ही रहे हैं कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल कहाँ तैयार होता है? फॉलिकल ओवरी में तैयार होता है। और जो ओवरी में जब फॉलिकल तैयार होता है तो जैसे हम इसके लिए एक प्रक्रिया अक्सर डिस्कस करते हैं, वो है नस्य चिकित्सा। नस्य चिकित्सा भी है और नस्य हम जनरली हमारे जो आयुर्वेद में वर्णित है कि हम सभी के लिए बताया गया है कि हम दिनचर्या का एक हिस्सा बना देंगे उसको नस्य में। और वो नस्य जो है अपने आप में हमें डेली यूज करना चाहिए, और वो प्रकृति के हिसाब से भी निर्धारित किया गया है, उसके भी कई भेद किए गए हैं। यहाँ जो स्पेशली जो नस्य का कारण होता है, वो अगर हम उसका कहना चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी देखते हैं, जो कि हमारे यहाँ रिसर्च चलता है, पीजी बच्चे हैं, तो हमने कई तरह के कार्य इस पे किए हैं और करते आ रहे हैं, अभी भी काम चल रहा है। तो उसमें जैसे मैं अक्सर सबसे पहला जो मेरा वर्क हुआ था, मेरा बच्चे यहाँ पर एमडी स्टार्ट हुई थी 2018-19 में, तो मैंने सबसे पहला वर्क वो इस पे शतपुष्पा पे ही कराया था। और शतपुष्पा तेल का जो नस्य मैंने दिया था, तो उसमें जो सबसे पहला हमारा जो एक कहना चाहिए, अगर हम साइंटिफिकली प्रूव कर पाए तो वो एचपी एक्सिस पे ही वर्क हुआ। एचपी एक्सिस का मतलब यही हुआ कि जो अगर हमारे पास हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन प्रॉपर से नहीं सिक्रिट होगा तो फिर वो जो है हमारे पास स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज नहीं होने देगा। और अगर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो हमारे पास एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कि बहुत जरूरी होते हैं वो रिलीज नहीं हो पाएंगे। तो ये जो एक्सिस डिस्टर्ब होता है, इस एक्सिस को हमें नॉर्मल लाना है। इसमें दो तरह की होती है, निगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। मतलब अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, जैसे गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ, तो उसने क्या किया, उसने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करके उसको फॉलिक एफएसएच या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट किया। और वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब रिलीज हुआ तो उसने फॉलिकल को स्टिमुलेट किया, मतलब फॉलिकल फॉर्मेशन हुआ। फॉलिकल फॉर्मेशन हुआ तो फॉलिकल जब फॉर्मेशन होता है तो वहां से भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन टाइमली, जैसे हम कहते हैं कि 28 डेज का हमारे पास साइकिल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को चंद्र काल के हिसाब से या चंद्र मास के हिसाब से हम लोग मानते हैं। तो जो स्टार्टिंग के 14 डेज है वो एस्ट्रोजन का टाइम मानते हैं, और लास्ट के जो 14 डेज है वो प्रोजेस्टेरोन का टाइम मानते हैं। और जो बीच का हमारा डे है 14 डे मान लें, या हम उसको 11 to 15 डे, 11 to 14 डे मानते हैं, वो होता है ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन पीरियड। आफ्टर ओव्यूलेशन ही जो है वो एस्ट्रोजन फेज जो है वो प्रोजेस्टेरोन फेज में कन्वर्ट होती है। अगर एस्ट्रोजन या ओव्यूलेशन नहीं होता है तो एस्ट्रोजन फेज प्रोजेस्टेरोन फेज में कन्वर्ट नहीं होगी। तो ये जो मेन हमारा यहाँ कहना चाहिए माइलस्टोन है वो ओव्यूलेशन है। और ये ओव्यूलेशन जो होता है वो ओवरी गवर्न करती है। ओवरी तभी गवर्न करेगी जब ओवरी में फॉलिकल जो है वो डेवलप होगा, और फॉलिकल डेवलप होने के बाद फॉलिकल रप्चर होगा। फॉलिकल रप्चर होगा तो फॉलिकल रप्चर होने के बाद ओवम रिलीज होगा,
और फिर ये ओवम जो है वो स्पेशली जो हमारी सेल्पिंग्स होती है या फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, उसका जो इन्फंडिबुलम पार्ट होता है, वहां से वो कैच किया जाता है और फिर वो धीरे धीरे जाके एम्पुला ओवेटर तक पहुंचता है और वहां फर्टिलाइजेशन होता है और इम्प्लांटेशन जो होता है वो जाके फंडस एरिया ऑफ यूट्रस में होता है। तो ये जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, ये हम अगर इसमें कहीं भी डिस्टरबेंस आता है या एचपीओ एक्सिस, इसी को कहते हैं कि हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, पिट्यूटरी ने जो है हमारे ओवरी को स्टिमुलेट किया और जो हार्मोन्स हमें चाहिए थे बॉडी को, हमारी बॉडी को, वो हार्मोन्स प्रॉपरली बने और मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर हुआ। अगर यहाँ डिस्टरबेंस होता है, किसी को अर्ली मेंस आता है, किसी को डिलेड मेंस आता है, किसी को मेंस ही नहीं आता है, किसी को लगातार मेंस आता है या लगातार ब्लीडिंग होती है, तो ये सारी की सारी जो गवर्निंग बॉडी है वो H2 एक्सिस है। यहाँ हमें जो चिकित्सा करनी होगी वो हमें अपने हिसाब से सबसे पहले जैसे हम कहते हैं कि ये रक्तगत व्याधि है और रक्त कहाँ से बनता है, रस से बनता है। तो यहाँ हमें जो रस है या आर्तव है, क्योंकि हम आर्तव को भी जो है उपधातु किसकी मानते हैं, कुछ आचार्य रस की मानते हैं, कुछ रक्त की मानते हैं। तो सीधा का सीधा जो हमारा संबंध बनता है वो हमारी बॉडी से बनता है। मतलब अगर हमारी अच्छी रस धातु होगी तो हमारे ब्रेन को भी जाएगी, प्राणवायु उसको लेके जाएगी, प्राणवायु अच्छे से उसको एसिमुलेट करेगी। तो यहाँ पे पूरा का पूरा कार्यक्रम या पूरा का पूरा जो बॉडी की फिजियोलॉजी होती है वो हम जो स्पेशली रिप्रोडक्टिव बॉडी की भी जो रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी जो होती है वो एचपी एक्सिस पे गवर्न करती है। और ये जो हम नस्य दिन की बात करते हैं या नस्य चिकित्सा करते हैं, इसका डायरेक्ट असर जो होता है वो हाइपोथैलेमस में होता है। आयुर्वेद भी बहुत अच्छे से इसको बताया है, श्रृंगाटक मर्म का यहाँ वर्णन आया है और श्रृंगाटक मर्म की एनाटॉमी और कैवर्नस साइनस की एनाटॉमी पे अगर हम जाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं वो हाइपोथैलेमस के साथ कोरिलेट करके उसको स्टिमुलेशन मिलता है। और ये हम साइंटिफिकली प्रूव कर चुके हैं कि एक पेशेंट जो है वो हार्मोनल ट्रीटमेंट पे है और एक पेशेंट हमारा नस्य ट्रीटमेंट पे है। उसमें दोनों में अगर हम केवल ओव्यूलेशन स्टडी करा लें, केवल फॉलिकुलर स्टडी करा लें, तो हमारी नस्य चिकित्सा से उसको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। क्योंकि जब हम नस्य चिकित्सा करते हैं तो वो जो हमारी गवर्निंग बॉडी है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, उन दोनों में स्टिमुलेशन होता है, हार्मोन्स का बैलेंस बढ़िया से होता है और हमारे पेशेंट को उसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छे से मिलता है। किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है क्वेश्चन। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू। किसी को कुछ Thank डाउट you. है तो पूछ सकते हैं, मैम पूरा अच्छे से बता रही हैं। तनिका मैम, सीमा मैम, आप पूछिए, आप लोग को कुछ भी पूछना है मैम से तो शर्माइए मत। मैम का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और अच्छे बात ये है कि मैम हमारे साथ जुड़ी हैं। बोलिए बोलिए, आप लोग अंजना मैम से बात करिए प्लीज। मैम एजे जैसे एचपीओ एक्सिस ने तो अपना काम कर लिया ना, तो मैम अगर जैसे कई बार फ्लोपियन ट्यूब्स वगैरह जो ब्लॉक होती हैं तो जी, उनमें फिर, हाँ जी मैम, फिर उनमें क्या कर सकते हैं मैम? उसके लिए मैडम हमारे पास जो स्थानिक चिकित्सा का इतना बड़ा क्या ना स्कोप है ना, स्थानीय चिकित्सा उत्तरवस्ती में ही वगैरह, बस्ती चिकित्सा आती है। हाँ, जी मैम। उत्तरवस्ती वगैरह कर सकते हैं उसमें, है ना? हाँ मैम, उसमें मात्रावस्थी का भी रोल है, उत्तरवस्थी का डायरेक्ट रोल है और योनि पिचू का भी रोल है, योनि पूरण का भी रोल है। अकॉर्डिंगली हम्म। आप उसको करते हैं तो रेस्पॉन्स मिलता है। और मैम अगर हम लोग वस्ती ना करना चाहें तो इसमें हम लोग कोई शमन चिकित्सा का है कोई इतना इफेक्टिवनेस? उसके लिए स्नेहन और स्वेदन चिकित्सा तो बताई गई है। स्नेहन हम्म चिकित्सा का मतलब जैसे कि हमने नाभि पूरण किया, योनि पूरण हम्म किया, अधोदर लेपन किया, है ना। उसके बाद हमने बालू बालू का स्वेद किया, पिंड स्वेद किया, पत्र पिंड स्वेद किया है। लेकिन ये है कि हम डायरेक्ट अगर स्थानिक चिकित्सा भी हमारे यहाँ पूरा एक चैप्टर है, स्पेशली गायनिक में है ये, तो उसका भी अगर हम पूरी तरह से यूज करते हैं तो हमको अच्छा रेस्पॉन्स मिलने के चांस मिलते हैं। जी हेलो जी मैम। मैम। हाँ, हेलो। जी मैम। हाँ, शतपुष्पा घृत बोले तो बड़ी सो घृत या बाळन शेप घृत बोलते हैं उसको, हाँ एक्चुअली क्या हाँ, जो है है ना, बारण शेपा वही बोलते हैं मैम, शतपुष्पा बाळन शेपा? हाँ, ओके ओके। मराठी वो में वही। कौन से कंपनी का मिलता है शतपुष्पा घृत? क्या बनाते हैं आप कोई? एक्चुअली मैम जैसे क्या होता है ना, जब हमारे बच्चे थीसिस वर्क करते हैं या रिसर्च वर्क करते हैं तो अपने ड्रग्स तैयार कराते हैं कॉलेज की फार्मेसी में।
और हाँ वैसे भी अगर आपको चाहता है तो आप गूगल पे डालेंगे तो एक दो फार्मेसी इसको बनाने भी लगी है। दिल्ली बेस्ड भी कुछ कंपनियां हैं जो सप्लाई करने लगी है शतपुष्पा को भी। और अगर शतपुष्पा नहीं भी मिला तो शतावरी, क्योंकि हमारे काश्यप संहिता में जो श्लोक आया है या जो हाँ अध्याय आया है शतपुष्पा शतावरी करके आया है। तो हाँ मैंने दोनों पे अलग अलग काम कराया है। इसमें कई तेल है, मतलब जैसे शतपुष्पा तेल पे भी काम चल रहा है, शतावरी तेल पे भी काम चल रहा है, नारायण तेल पे काम चल रहा है, विष्णु तेल पे काम चल रहा है। तो पीसीओएस पे मैंने 4-5 ग्रुप बना के, मेरे पास अलग अलग स्टूडेंट्स आते हैं अलग अलग ईयर में। तो पीसीओएस के बहुत पेशेंट मिलते हैं, तो मैं एक पूरा एक वर्क करा के उसको कंपाइल करूंगी कि हमें किस किस तेल से किस किस कितने % रिजल्ट मिला। मगर ये सब बृहन्नस्य ही है ना मैम? एक्चुअली मैम देखिए, शतपुष्पा तेल खाली शतपुष्पा से नहीं बना है। अगर आप एक बार काश्यप खोलोगे ना मैम, तो हाँ उसमें आपको कहीं ना कहीं शोधन द्रव्य भी मिले हैं, हाँ अनुलोमन द्रव्य भी मिले हैं उसमें। बहुत अच्छा उन्होंने एक बनाया हुआ है कॉम्बिनेशन। तो हाँ उसमें वैसे तो मुझे लगता है 40, 45, 50 ड्रग्स है। लेकिन ये है कि सारी ड्रग्स नहीं भी ली गई हैं, तो भी जो मेन मेन ड्रग्स है 20 जो भी मतलब अवेलेबल हो पाई हैं, हाँ। मैक्सिमम ड्रग्स लेके उसको बनाया गया है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। वो अच्छा। खाली आप ग्रहण ग्रहण करके नहीं कह सकते, क्योंकि हाँ शतपुष्पा तो अपने आप में ही, अगर आप शतपुष्पा के बारे में पढ़ेंगे ना, तो हाँ वायु हाँ का अनुलोमन सबसे पहले वो करता है ना। तो बराबर। फिर हाँ जी मैम। ओके ओके, थैंक यू। जी मैम। मैम आपने जो भी नाभि पूरन के लिए बताया तो उसमें कौन सा तेल यूज करेंगे? वही कर सकते हैं मैम, शतपुष्पा भी कर सकते हैं। जी मैम, थैंक यू। जी मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम ये सब गंगवार सर कैसे हैं? मैम ये शतपुष्पा जो है सोया ही तो होता है ना? हाँ सर, सोया होता है। जी। जी, थैंक यू मैम। जी ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। किसी को कुछ पूछना है? प्रशांत भट्ट मैम, जी। हाँ हाँ जी बोलिए मैम, बोलिए। एक मैम, अगर जैसे कई बार जो हैबिचुअल अबॉर्शन की हिस्ट्री होती है, तो प्रेगनेंसी वी रिटेन नहीं हो पाती है, तो उसके लिए फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉज पता करना पड़ेगा मैम, हेतु क्या है ना, मैम उसके मेरा, हेतु। हाँ हाँ। जी, हाँ जी मैम, हेतु हेतु कुछ नहीं था एक्चुअली, वो पीसीओडी था पहले उसको। तो उसके बाद उसने कंसीव किया, वेट लूज वगैरह किया उसने अच्छा सा, और उसका पीसीओडी थोड़ा सा सबसाइड भी हो गया, ठीक हो गया। तो अभी क्या है कि अभी उसको प्रेगनेंसी तो हो जाती है, लेकिन क्या होता है कि वो रिटेन नहीं कर पाती है। कितने बाकी मंथ तक? कितने मंथ मैम तक? नहीं नहीं मैम, वो 1 मंथ ऊपर, 1.5 महीना और 2 महीने, ज्यादा से ज्यादा 2 मंथ जाते हैं, ज्यादा नहीं जाता। एक्चुअली मैम उसमें देखिए, आपने अगर पढ़ा होगा ना, स्थितम स्थितम हंति पुत्रग्नि योनि व्यापत के लिए बहुत अच्छे से वर्णन आया है। हमारा योनि व्यापत ही है ये। जातहारणी के बारे में भी देखेंगे तो उसमें भी आया है कई तरह की जातहारणी जो कि अर्ली प्रेगनेंसी को लॉस करती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पहले एक इन्वेस्टिगेशंस कराने पड़ेंगे इस केस में। समटाइम्स एबीओआरएच इनकम्पेबिलिटी भी हो सकती है, कभी 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 इन्फेक्शन भी हो सकता है। टॉर्च वगैरह का भी टेस्ट आप करा लीजिए उसमें। मैम टॉर्च, नेगेटिव, मैंने सारा रूबेला टॉर्च करवाया था, रूबेला करवाया था, और ये आरएच नेगेटिव, वो था, नॉर्मल था। तो ये चीजें करवा वीडीआरएल, दी। हाँ वीडीआरएल। सारे सारे वायरल वगैरह सब नेगेटिव था, तो सब ऐसा नेगेटिव। करिए फिर उसको अच्छे से आप एक बार क्या है, और पहले उसका ओवम साइज देखिए ना। फॉलिकुलर स्टडी से हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा में शोधन करना पड़ेगा। एक बार आपको अच्छे से शोधन के हस्बैंड वाइफ दोनों को करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आर्तव दृष्टि या शुक्र दृष्टि है वहां पर। जब दृष्टि रहेगी तो फिर बीज दृष्टि होनी ही होनी है। तो एक बार आप पहले साइज भी देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं सब ऑप्टिमल साइज हो या सब नॉर्मल साइज हो, और प्रॉपर जो है ओवम तैयार नहीं हो पा रहा, और शुक्राणु का भी अध्ययन करिए, है ना मैडम। हाँ, वो चीज हस्बैंड, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हाँ मुझे लग रहा दोनों है पे कंसीव आप कर दो। रही है तो। हाँ। हाँ आपने तो शास्त्रों में ही बताया गया है ना कि शुद्ध आर्तव और शुद्ध शुक्र की ही और शुद्ध क्षेत्र होना चाहिए। तो गर्भ समाप्त सामग्री की जो बात की गई है वो इसीलिए की गई है। तो आप एक बार पूरा कंसंट्रेट करिए, कहीं ना कहीं हेतु आपको जरूर मिलेगा। जी मैम, इस चीज पे मैंने फोकस नहीं किया, सॉरी, थैंक यू। हाँ जी मैम। जी, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, कोई केस पूछना है तो पूछिए। प्रीति मैम, आप पूछ रही थी ना पीसीओडी वाले पेशेंट का?
हाँ नितिन सर मैम। सर हाँ, अभी मेरे को समझ में आया सतपुष्पा, तो अभी जैसे सतपुष्पा मैंने आपसे मंगाया है तो वो ठीक है, लेकिन मैं, वो केस से रिलेटेड मैम से पूछिए, वो केस के बारे में थोड़ा। अच्छा हाँ सर, वही जो मेरा पेशेंट था ना उसका, वही आज भी मेरे आई अंजना थी। मैम से पूछिए, मुझे मालूम है, अंजना मैम से पूछिए। हाँ मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। हाँ मैम, वही पेशेंट जिसके बारे में मैंने बात की थी, अभी उसका अल्ट्रासाउंड तो हो नहीं पाया है, मोस्ट प्रोबब्ली मंडे को हो जाएगा। तो वो आई थी, तो अभी उसका बैक पेन थोड़ा सही है, बैक पेन जो उसको बढ़ गया था। और बाकी वैसे मैंने उसे समझाया कि टाइम लगेगा, तो वो इस चीज में ओके है। क्योंकि उसका इस बार क्या हुआ, जैसे उसको पीरियड्स हर बार नहीं आता था तो वो वेट बहुत गेन कर लेती थी। इस बार उसका वेट ठीक है, वेट नहीं बढ़ा है। और बाकी वो वैसे हर तरह से ठीक है, बस एक थोड़ा सा यही है कि पीरियड्स क्यों नहीं आया वाला। उसका मैंने नाभि पूरण भी करवाया था। और नस्य के मस्ती, लिए तो, मस्ती हुआ है, नस्य के लिए मात्रा मैम मस्ती। कंफर्टेबल मा नहीं हो पा रही है अभी। नस्य तो होना चाहिए मैडम। और मैं उसको बहुत, अभी मैंने उसको बहुत समझाया, तो अभी इस सर से मैंने शत पुष्पा ऑर्डर किया है, तो मे बी जैसे सर कहते हैं कि वो इरिटेट नहीं करता है, तो शायद हाँ, उससे मेरा वाला नहीं कराइए। करता है इरिटेट, मृदु पाकी है। वो हाँ। कितना भी और डालिए। फिर मैंने उसको बोला कि जैसे घी भी नहीं खा पा रही थी वो, तो मैंने बोला कि थोड़ा सा डाइट में वो करो, तो अभी उसने थोड़ा सा घी स्टार्ट किया है खाना। और बाकी मैंने उसको आज वही बोला, सर ने बताया था ना कि घी का थोड़ा सा, घी का नस से ले ले एक एक बूंद, तो वो हाँ शायद हाँ, उसको इरिटेट नहीं करेगा। नहीं नहीं ठीक है, वो सर सही बताए हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट सेंसिटिव आते हैं हमारे पास। हाँ, और सर मैम उसको ना, जैसे वो घी खाती है तो वही उसका प्रॉब्लम की एलर्जी हो जाती है और जुकाम हो जाता है, और वही सेम उसको नस से भी लग रहा है कि मैं जैसे डाल रही हूँ जैसे ही, तो मेरे सर पे चला जा रहा है और सर दर्द कर रहा है, शायद सोच के भी हो रहा होगा उसे। तो अभी ये उसको ना पहले प्रॉब्लम है मुझे। हल्का हल्का कराइए, 4 बूंद तक शुरू करिए। मैम अभी मैंने उसको हिंगवाष्टक चूर्ण दिया है, हाँ, और साथ में त्रिवित्त लेह दिया है डेली विरेचन के लिए, और दशमूल जीरकाद्य रिष्ट दिया है। और बाकी मंडे को वो अल्ट्रासाउंड कराएगी, तब फिर उसकी ईटी की क्या कंडीशन है वो एग्जैक्टली पता चलेगी। फिर उसके बाद आप से डिस्कस कर लेंगे। हेलो मैम। जी मैम बिल्कुल ठीक है, बस उसको आपने सही किया है। अभी थोड़ा सा रिपोर्ट आ जाएगी तो पता चलेगा कि वो थिकनेस पे कितना काम हो रहा है, या ओव्यूलेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ईटी से काफी कुछ हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जी मैम। हाँ मैंने अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट जो उनसे भी बात कर ली कि मतलब मुझे प्रॉपर ईटी का मेजरमेंट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में ही होगा, तो उनसे बात करना जरूरी था। हाँ हाँ, एक बार बोल तो कंसंट्रेट दिया करके उन्होंने। देख लेंगे, हाँ कंसंट्रेट हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ फिर वो कराती है तो फिर मैं आपसे डिस्कस करती हूँ मैं। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, अभी हम ना थोड़ा आप चेंज करते हैं, किसी को मैम से बात करना है तो करिए, नहीं तो हम बेलपत्र पे बात करेंगे, बेल पे। विनीता मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं जी सर, अंजना मैम से? अंजना मैम से केस डिस्कस करना था। अंजना प्रणाम मैम आपसे केस डिस्कस करना चाहती हैं, जी आप मैम बात करना। बताइए विनीता मैम। जी मैम। मैम मेरे पास एक फीमेल आई थी, 19 ईयर की गर्ल थी। तो वो मेरे हम्म पास आई थी माइग्रेन के लिए, उसको हेडेक रहता था हमेशा, मतलब हम्म डेली उसको हेडेक रहता है। और हम्म। उसको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम भी थी बचपन से ही। अभी उसका मतलब उसके पीरियड्स भी नॉर्मल नहीं है, 30-40 डेज पे आते हैं। और हाँ मैम 8 to 9 डेज रहते हैं, फ्लो बहुत ज्यादा नहीं है, क्लॉट भी नहीं है। पेन वो कह रही थी पीरियड से पहले थोड़ा बैक एक होता है, और वैसे कोई मतलब बर्निंग वर्निंग नहीं है। कलर भी सही है, लेकिन ये है उसको 8-9 डेज तक रहता है। और उसका मतलब पित्त प्रकृति है, और आहार विहार भी वैसे ही है, थोड़ा फास्ट फूड वगैरह का। अ, तो मैम अभी तो मेरे पास माइग्रेन के लिए आई थी, और प्लस उसको पीसीओडी है, और वेट उसका बहुत कम है, मतलब 5'3" उसकी हाइट होगी, और 36-39 उसका वेट है। और सारे पीसीओडी वाले सिम्टम है, हिरसुटिज्म है उसको। और मतलब ये सारी चीजें हैं, और ये उसके अपोजिट उसको ब्लीडिंग एक तरह से कह सकते हैं कि ज्यादा हो रही है, 8-9 डेज तो काफी होते हैं। हाँ मैम, 2 तरह की पीसीओडी है ही ना, जिससे हम लोग प्रमेय पढ़ते हैं ना, स्थूल प्रमेय कृष्ण प्रमेय। तो उसी का वही है, वो ग्रहणी दृष्टि जब होती है, ग्रहणी दृष्टि तो 2 तरह की मानी ही जाती है, कहते स्थूल प्रमेय ही है, ग्रह प्रमेय है, कृष्ण प्रमेय ही है। इसी तरह से यहाँ भी हमें 2 तरह के मिलते हैं पीसीओएस में भी। एक हमें मिलता है कि जैसे बहुत ज्यादा दुबले पतले, और एक होता है अच्छे खासे ओबेस पेशेंट मिलते हैं। तो यहाँ भी ये भी एक तरह की ग्रहणी दृष्टि ही है। दूसरी बात जैसे आपने बताया, तो उसका थोड़ा लाइफ स्टाइल पे और काम करिए।
लाइफ स्टाइल पे काम करने के लिए, जैसे मॉर्निंग में बच्चे उठते नहीं है ना, आप उनको थोड़ा समझाई होगी, और ओम का जाप वगैरह भी थोड़ा सा बच्चों को बताइए। और यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि पित्त प्रकृति है, तो जैसे पंचगव्य घृत है या पंचतिक्त घृत है या महातिक्त घृत है, इसका थोड़ा सा उपयोग करिए, चाहे नस से दीजिए। कुछ पेशेंट नहीं ले रहे तो सुबह उठ के थोड़ा दूध वगैरह लेके, शतावरी घृत वगैरह लेके उसको दूध में डाल के पिलाइए इन लोग को। तो इससे बहुत इफेक्ट मिल रहा है। पहले थोड़ा सा दीपन पाचन और हल्का सा विरेचन कर दीजिएगा, उसके बाद शुरू करिए तो आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा। एक्चुअली क्या है, वो जो हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम बच्चों को हो रही है ना, ये इनके लाइफ स्टाइल से भी रिलेटेड है, और थोड़ा सा ये स्ट्रेस वाली जो एक स्टेज रहती है बच्चों के, एग्जाम है या प्रिपरेशन है या कैरियर ओरिएंटेड है, तो थोड़ा सा उसको समझाएंगी तो मुझे लगता है कि ये जो है। और मिश्री का जैसे फल बताया गया है, पुआ पुए मिश्री, जैसे कहते हैं ना मालपुआ बनाइए, उस तरह की डाइट पे भी रख सकती है ऐसे पेशेंट को, लेकिन उसमें भी जो तेल वगैरह यूज करें, घृत वगैरह यूज करें, वो थोड़ा सा मेडिकेटेड यूज करें तो फायदा मिलेगा। जी मैम। मैम हेडेक में उसको मतलब जैसे माइग्रेन वाले जो पूरे सिम्टम होते हैं ना, कि लाइट अच्छी नहीं लगती, एक आंख में स्वेलिंग आती है और तो मतलब आप नौजिया कुछ लगता है मत वो। करिए, आप सुबह उठ के उसको नस्से दे दीजिए, जैसे सर बताते हैं ना, आप नस्से की मात्रा शुरू करिए उसको, पंचतीर्थ घृत की प्रत्यक्ष प्रकृति अगर आपने डायग्नोस की है तो उससे घृत से ही करिए। और जी थोड़ा सा विरेचन कराइए, जैसे मैं बताती हूँ ना, आरक से या दाढ़ी मास्टक से पंचतीर्थ घृत साथ में दे के थोड़ा सा उसको आप, जैसे अभी हम लोग सुबह पढ़ रहे थे ना, सुबह जो हमने पढ़ा था, बासा पढ़ा था, त्रिफला पढ़ा था, कुटकी, चिरायता, और उसमें नींबू, इस तरह का क्वाथ क्वाथ बना दीजिए कि रात को भिगो के रख दे, और सुबह को हल्का फांट बना के उसके साथ में ये सब लेंगे तो बहुत फायदा मिलता है। मैम अभी 2 दिन उसको नस से दिया था मैंने, शीर वाला 101 का, तो मतलब हाँ, उसको आराम मिला था हेडेक में। मिला था ना, तो क्षीरबला हाँ से करिए, बहुत अच्छा है। सर का क्षीरबला वक्त तो उस तरह का अगर बढ़िया मिल जाता है तो मैं बता रही हूँ ना आपको, पेशेंट मुझे जहां तक लगता है ना मैम, क्या है ना, एक दो बीमारी का नाम, जैसे लोग स्कूल भी जाती है बच्चियां, आपस में डिस्कशन करती है, गूगल देखती है, उन लोग को यही याद है मेरे हेडेक हो रहा है, ये मेरा तो ये प्रॉब्लम माइग्रेन की है। वो आपस अपनी डायग्नोसिस खुद ही करती हैं, और फिर वो धीरे धीरे सिम्टम्स मिले ना मिले, लेकिन वो होता है। तो मैंने कई पेशेंट को, तो जैसे कुछ आते हैं ग्रहणी दृष्टि के पेशेंट आते हैं, उनको यही है कि अरे हमें आईबीएस हो गया, हम तो ऐसे हो गए, और जब डाइट बताइए, खाना पीना बताइए, तो वो बहुत बहुत चेंज होता है। सौंफ सौंफ का जब, इसमें भी इनको भी दीजिए, सौंफ धनिया का जल दीजिए, एकदम अपने हिसाब से जैसे हम लोग चलते हैं ना डाइट और उनका दिनचर्या पे, और थोड़ा मेडिटेशन पे आप फोकस करिए, बहुत रेस्पॉन्स मिलेगा आपको। जी मैम। मैम पित्त शामक औषधियाँ मैंने उसको दी हैं, साथ ही मेडिटेशन के लिए भी बोला है, ओम का जाप और वो चंद्रभेदी प्राणायाम जो होता है वो करने के लिए बोला है। डाइट का भी मैम उसका ये रहता है कि वो कॉलेज जाती है तो पूरे टाइम मतलब मॉर्निंग में जो खा के जाती है वो फिर पूरे टाइम कुछ नहीं खाती है, फिर घर आके खाती है, मतलब बीच में उसका ब्रेक भी काफी हो जाता है। तो ये भी और गलत है ना, ये भी इसके लिए गलत भी है। हाँ गलत है ये भी, है ना। बीच जी में मैम। तो कुछ ना इंटरवल मील तो होना भी चाहिए ना बच्चे के लिए, उसकी मदर को समझाइए। और जी मैम। खाने का भी क्या है, उसका जो प्रकार है वो मतलब पित्त को बढ़ाए ना, अचार वगैरह, बहुत कुछ बच्चे फास्ट फूड होते हैं मैम, ना जो चाइनीज मोमोज वगैरह वो मतलब यही महीने में सब दो प्रॉब्लम, तीन बार हो यही जाते हाँ ये थोड़ा ऐसे 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 लोग को थोड़ा सा और क्लोज मॉनिटरिंग करके लेके चलना पड़ता है, थोड़ा सा काउंसलिंग और अच्छे से कर लेंगी आप इनकी, तो फिर हैं। फिर मैंने उसको अच्छा बोला अच्छा कि नहीं लग रहा हेडेक था, है जैसे तो आज जो उसके, जैसे आप कह जी। रहे हो ना कि काउंसलिंग करना है, तो मैं उसको कहती हूँ कि हेडेक हो रहा है, ज्यादा फोकस उस पर मत करो फिर, क्योंकि वो और एग्रीवेट होगा, जो हमारे मतलब नहीं नहीं, आप उसको आयुर्वेद में। सीधे बोलिए, जब आपको लगता है बेटा तो आप थोड़ी देर आंख बंद करके लेट जाओ, और अगर ज्यादा लगता है तो आंख को क्या कहते हैं ना, इसमें जैसे अगर स्टेलाइज इनके पास हो, अब मिल जाता है, स्टेराइज पैक मिल जाता है इसका, उसको डिप हम्म। करें, इसमें घृत में डिप करें, और आराम से थोड़ा ठंडा होने जैसे लगे, मतलब सुखोश लगे तो आंख के ऊपर रख लें, और नाक में नस से डलवाइए। माँ को बताइए, बच्चे को अंधेरे में थोड़ी देर रखिए, देखिए उसको 10 मिनट, और उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा होता है उसी बीच में, तो पाद पाद अभ्यंग, जैसे तल हृदय मर्म जो है हमारा पाद पर और हाथ पर, दोनों का तुरंत अभ्यंग करवाइए, नाभि पूरण करवाइए, वो एकदम करवाइए, उसमें दिन में 2 या 3 बार कराइए, थोड़ा सा मदर इन्वॉल्व हो बच्चे के साथ, तो वो जो टाइम पीरियड होता है ना, उसमें वो रिलैक्स भी होगा और कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी बच्चे की, और उसको अच्छा लगेगा। तो केवल ये नहीं है कि नहीं तुम खाली नस से कर लो, तुम पूरा लेटो, हो सके तो थोड़ा शेरो पिचू भी करो, तुम नस से भी करो, है ना, थोड़ा सा 2 बूंद नस से नाभि में लगाइए, और थोड़ा पातल अभ्यंग, तो
कम से कम ये जो तलहृदय मर्म है ना, इस पे हल्की सी भी मसाज हो जाए ना, केवल फिंगर पे लगा के, तो वो क्या कहते हैं, तेल या घृत, और केवल वो वहां मसाज करेंगे तो पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलता जी मैम। है। मतलब मैम मेरा यह है, हाँ, कि इसी बीच में क्लोज मॉनिटरिंग का मतलब कि मदर को थोड़ा सा इन्वॉल्व करना पड़ेगा बच्चे के साथ में, क्योंकि बच्चा छोटा है, तो उसका मेंटल, मदर का भी थोड़ा इन्वॉल्व होगा, तो माँ की सिक्योरिटी में या माँ की केयर से बच्चे को इम्प्रूवमेंट अच्छा मिलता है। और यही इम्प्रूवमेंट है कि माँ इतना काम करेगी तो कहीं ना कहीं रेस्पॉन्स तो मिलना ही मिलना है उसमें, बाकी मेडिकेशन चलाइए। मैम इसमें जैसे पीसीओडी के लिए क्या पर्टिकुलर मेडिसिन चला सकते हैं, क्योंकि गूगल तो मुझे लगता नहीं कि देना चाहिए, क्योंकि पहले से बहुत ही लीन एंड थिन है। नहीं, गूगल की जरूरत ही नहीं है इसमें ना। इसमें वैसे मैंने बताया ना आपको कि हेडेक वगैरह के लिए पहले इस पे काम करिए, थोड़ा सा इसकी डाइट पे भी काम करिए, किस तरह का ये लेती है थोड़ा सा, मतलब अगर इसका अच्छे से पाचन हो रहा है, दीपन पाचन हो गया है, अच्छे से विरेचन हो गया है, तो आप पुष्पधन रस वगैरह ऐड करिए। और थोड़ा सा इसमें जो है यहाँ पे आपको देना है तो बसंत मालती करिए, है ना। यहाँ थोड़ा सा आप ऐसे पेशेंट में जो है बसंत मालती है, शहतूती अदरक है, गिलोय है ना, उस तरह का ऐड करिए, और काल में काम अच्छा करेगा। बाकी इसमें लीवर के लिए भूमि अमल की भी यहाँ पे काम करेगा। आपको लग रहा है ब्लीडिंग के लिए, तो जैसे मैंने अभी बताया ना कि जो हमने सुबह पढ़ा है रक्तज विकार वाला, उसका ही फांट बना दीजिए, एक हरित के, हाँ, उसका पूरा फांट बनवा के पिलाइए। रक्तज विकार में बहुत, मैं तो नोट कर लेती हूँ। मैं देखिए, मैं 3-4 चीजें चला रही हूँ अभी। हम अगर पढ़ेंगे अभियामल के अध्याय, उसमें एक आया है हरित की आदि क्वाथ, शोधन के लिए बहुत अच्छा है और बहुत सिंपल है। उसको आप पढ़िए, उसमें वही त्रिफला है, हल्दी है, बच्चा है, वाय बिडंग है ना, उस तरह के मैं एक बनवा देती हूँ। और वो बच्चों को, मतलब त्रिफला कॉलेज में मिल जाता है, 2-4 चीजें काष्ठ रोशनी बच्चा लेके उसका आराम से रात भर पानी में भिगो के रखिए, सुबह हल्का सा फांट बना लीजिए और उसको पी जाइए। तो शोधन का काम बहुत अच्छा करता है। उससे पहले थोड़ा चूर्ण के साथ पचतीस घृत दे दीजिए, स्नेहन भी मिल जा रहा है हल्का सा, और दीपन पाचन हो जा रहा है, बच्चे का शोधन भी हो जाएगा। थोड़ा सा कड़वा जरूर लगेगा, बहुत ज्यादा बच्चे जिद करते हैं तो हम मिश्री डलवा देते हैं, मिश्री धागे वाली, वो लेके खरीद के रख लीजिए। हाँ, तो ऐसे कल जो आज सुबह वाला कॉथ पड़ा था वो भी मैंने इंतजाम करवा दिया है। बासा ले लो, चिरायता ले लो, कुटकी ले लो, नींब का चूर्ण ले लो, त्रिफला मिल जाएगा, और उसका भी फाट चलाया जाएगा, तो वो बहुत अच्छा असर आने वाला है, आप देख लीजिए। ये मैम वही वो तिक्त चीर बस्ती वाले द्रव्य ही है ना सर, वारसा जी गुरु की जी, हाँ, निम्न। हाँ, बहुत सुबह वाला जो था बहुत अच्छा पॉइंट था वो। जी क्योंकि वो मैम। हम लोग को क्या है ना, थोड़ा सिंपल ही रखना पड़ेगा। प्रैक्टिस वालों को भी अभी स्टार्टिंग में जब भी है, तो उससे क्या होता है, अगर रेस्पॉन्स मिलता है तो फिर बाद में आपका वो स्वर्ण बसंत मालती भी आपसे लेके खाएगा। लेकिन इसको आप अभी स्वर्ण बसंत मालती मत दो, अभी इसको लघु बसंत मालती पे रखो और शतपटी अभ्रक पे रखो। जी मुक्ता मैम। पिष्टी धाती रसायन इस तरह के द्रव्य दोगे, आराम मिलेगा इसको। जी इसका मैम। क्या है ना, ओव्यूलेशन हो रहा है लेकिन प्रॉपर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो इसको नस्य से ही आराम मिलना है। जी मैम। ओव्यूलेशन है इसके पास, लेकिन जो प्रॉपर साइज तक नहीं जा रहा है उसका जो ओवम है। आप करा, अभी वो करा पाए अगर कभी, तो 1 आध महीने बाद तो आप इनका करा लीजिएगा फॉलिकुलर। जी मैम। थैंक यू मैम। डॉक्टर तकदीर जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अंजना सर मैम से मैंने, पूछना चाहते हैं? जी सर, वो त्रिफला आदि को आज मैम ने कहाँ बताया था सर? अंजना मैम आपसे पूछ रहे हैं। जी सर, आप वो जो उसका हम लोग चरक वाला का जो एक प्रथम भाग है, द्वितीय भाग जब आप पढ़ते हैं, तो द्वितीय भाग में जो रसायन पहले बताया, उसके बाद चिकित्सा बताया है, उसमें अभियामल के अध्याय है सर। अभियामल के अध्याय में हरित इत्यादि क्वाथ करके आया है, उसको पढ़िए सर। ठीक है मैम, चरक संहिता में आम्ल की अध्याय। हाँ, होगा तो मैं उसकी फोटो खींच के आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में। थैंक यू मैम। जी सर। जी सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो पूछिए, बताइए। प्रणाम सर। हाँ बताइए सर। सर मेरा एक पेशेंट है सर, उसका बुखार था सर पिछले काफी लंबे समय से, 10 साल से उसे मतलब नाभि की प्रॉब्लम है सर। नाभि की प्रॉब्लम है? जी अच्छा। सर। और बुखार क्यों है, क्या है, कैसा है बुखार? बुखार सर उसका वैसे तो पीछे तो उसको 103 104 भी हो गया था, लेकिन वैसे उसका नॉर्मल बुखार यही 99 98 ये इनके बीच में ही रहता है सर, इससे ज्यादा नहीं होता, मतलब अंदर बुखार महसूस होता है उसको।
तो आपने क्या दवाई दिया और क्या हेतु है, क्यों हो रहा है? अग्निमंद है क्या? कोई बुखार की दवाई चल रही है कंटिन्यू, क्या हो रहा है? ले सर, उसने ली था एलोपैथी की बहुत ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन अब ये लगा लो कि 1.5 साल से वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहा है सर। क्या 1.5 साल से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बुखार के लिए, तब भी जी ठीक नहीं सर, हो वो रहे? बुखार मतलब ठीक होता है, दोबारा फिर हो जाता है, बुखार तो होता है सर फिर। आप उनका शोधन करा दीजिए ना, वमन या विरेचन, ऐसे शोधन करा दीजिए ना, अच्छा रहेगा। अब सर मैंने पिछला हफ्ते की बात है सर, उसको क्या था कि उसको वमन मैंने कराया नहीं, क्योंकि वमन से पेट का जोर ज्यादा लगेगा, पहले ही उसकी नाभि डिगी हुई थी। हाँ। तो फिर उसको महातिक्त घृत का पान करवाया था, उसके बाद सर विरेचन करवाया 2 बार। तो अब उसे 3-4 दिन बाद फिर बुखार हो गया सर। नहीं तो आप ये दे दीजिए, कंटिन्यू बुखार रहता है दिन भर में? नहीं, शाम को थोड़ा ज्यादा होता है सर, शरीर में दर्द वगैरह ज्यादा एक होता ही है। बार होता है? जी सर, जी सर। तो आप इसमें मांस पाचक का काढ़ा दीजिए। जो बुखार दिन में एक बार आता है वो मांस धातु में गया है। अगर 24 आवर्स बुखार रहता है तो रस धातु में गया है। अगर दिन में 2 बार आ रहा है, रात में और दिन में, तो रक्त में गया है। 24 घंटे ऐसा है, में एक बार आ रहा है तो मांस पाचक। टेम्परेचर ज्यादा नहीं है सर, 99 है, लेकिन ठीक है वो ना, है। वहां ठीक है ना, दोष ज्यादा नहीं है, लेकिन है ना, दोष तो है ना। तो जी मांस सर। धातुगत ज्वर है, तो इसलिए मांस पाचक दीजिए एक। और दूसरा, आप उनको लंघन कराइए, आम का पचन होने दीजिए। आम पाचक वटी, लशुनादि वटी, आरोग्य वर्धनी वटी, ये दे दीजिए। या और पुनरावर्तक ज्वर का काढ़ा है, आपको मालूम होगा। जी सर। अगर नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगा, पुनरावर्तक ज्वर का काढ़ा दीजिए। और ऐसा 15 दिन करिए। एक बार ठीक हुए तो फिर कभी नहीं आएगा। या फिर कुल जीर्ण ज्वर की चिकित्सा, उसमें शीरपाक बताएं। आप चरक संहिता खोलिए, उसमें जीर्ण ज्वर की चिकित्सा में 3 टाइप के घी बताएं। कौन सा है? वासकाधिकृत, बलाधिकृत, पिपल्याधिकृत। उसमें से कोई एक जो मिलता है वो दे दीजिए। घृत देना है हमें, सिद्ध घृत, तिक्त वाले घृत देना है, और शीरपाक देना है। जैसे जी कि सर। आप क्या करिए, मांसपाचक रक्तपाचक का जो द्रव्य है उसको दे के और घी पिलाइए, उससे स्नेहन होगा। तो जीर्ण ज्वर, पुनरावर्तक ज्वर, ये सब ठीक हो जाएगा। जी सर। वास्ताधिकृत। मैं सही बता रहा हूँ ना? ये जीर्ण ज्वर रहता है ना, मतलब जी क्रॉनिक सर। है वो फीवर बहुत। तो उसमें तिक्त रसात्मक द्रव्यों वाला घी देना चाहिए। तो इसमें सर जैसे पंचतिक्त घृत, महातिक्त घृत, ये भी चला सकते हैं सर हम? हाँ हाँ, सुवर्ण मालिनी, वसंत, वो भी दे सकते हैं, वो धातु भी दे बल सकते देगा। हैं। हाँ। हाँ। ये जय मंगल रस जो है क्रॉनिक फीवर में बहुत अच्छा काम करता है, जय मंगल रस, स्वर्ण मालिनी, वसंत। जी ठीक सर। है, आप दीजिए जी और सर। घबराइए मत। 15 दिन में जड़ से बीमारी निकल जाएगी। पुनरावर्तक ज्वर का क्वाद दीजिए। और जीर्ण ज्वर में जो जो दवाइयां अवेलेबल है, जो दवाइयां लिखी हैं जी जीर्ण सर। ज्वर में जो जो अवेलेबल है वो डाल दीजिए। जी सर। हाँ, फिर बताइएगा। सर मैं कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए, कुछ क्या, पूरा पूछिए आप। वसंत कुसुमाकर कितने दिन दे सकते हैं? वसंत कुसुमाकर रस। कंटिन्यू रसायन के रूप में कंटिन्यू दे सकते हैं, क्योंकि वो रस कल्पनीय है। हाँ। वो कंटिन्यू दे सकते हैं। ओके, रिनल में भी दे सकते हैं? 100% देना चाहिए। रीनल हाँ। और डायबिटिक दोनों रहे तो दे सकते हैं। ओके ओके, लेकिन थैंक हम यू। छुट्टी के लिए, ऐसा हमारे सर बोलते हैं कि उससे कुछ ना हो व्यापक, इसलिए 42 डेज 45 डेज दे के थोड़ा ब्रेक करके फिर 42 डेज दे के फिर ब्रेक ब्रेक करके फिर। किया है बीच में, 3 महीने दे के ब्रेक किया है। हाँ, तो वो अच्छा दवाई है, वसंत कुसुमाकर बहुत अच्छा दवाई सर है। जो स्वर्ण कलप है, स्वर्ण बसंत कुसुमाकर, वो भी हम कॉन्टिन्यूसली दे सकते हैं क्या? हाँ, तो उसको देने में क्या प्रॉब्लम है, उसमें पारागंधक थोड़ा ना है। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन सेफ्टी के लिए कि कोई दवाई आजकल कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, हमें नहीं पता है। तो उससे टॉक्सिसिटी ना हो जाए कंटिन्यू देने से, इसलिए हम लोग ब्रेक करके फिर देते हैं। जी सर। हाँ। सर सर एक पेशेंट के बारे में मुझे भी पूछना था। हाँ। सर एक पेशेंट है मेरे, तो हाँ। उनको क्या, उन्होंने अभी अल्ट्रा, उनका मतलब पीछे कमर में और अ, कंधे में दर्द रहता था, तो हम्म। उन्होंने अल्ट्रासाउंड भी कराया और एलएफटी भी कराया। हम्म। तो उनके अल्ट्रासाउंड में ऐसा है कि कंसंट्रेशन सीन इन बायलेटरल किडनी, हम्म। और उसमें फैटी लीवर आया है ग्रेड 1। हम्म। और वो उन्हें शॉपकीपर हैं, तो उनका थोड़ा सा वेग रोकने रोकने वाली चीज भी है, जो कि उनसे बात करके निकली। तो उनको मैंने बोला कि आप एक तो वेग बिल्कुल नहीं रोकना है, थोड़ा हम्म। सा स्ट्रेस लेवल भी लग रहा था, तो
मेंटेड डीएस भी दिया था और पाचन के लिए वही आरोग्यवर्धिनी दी थी और भून निम्बादी काढ़ा दिया था हम्म और साथ में त्रिकटु चूर्ण दिया था। तो हम्म अभी वो कह रहे हैं कि बीच में उनको एकदम मतलब अब मैंने स्टार्टिंग में 10 दिन की दी थी उनको मेडिसिन, तो हम्म। एकदम सही था, लेकिन अभी शायद थोड़ा सा खाने पीने में भी वो हुआ होगा दिवाली के टाइम पे। तो उनका वही सुबह जब उठते हैं तो बड़ी स्टिफनेस सी लग रही है, कह रहे हैं ऐसे हर टाइम पेन नहीं रहता, ऐसे बैठे कहाँ रहते हैं। कहाँ? तो कमर में और कंधे में, मतलब वो कंधे से रेडिएट होके तो कमर तक आप जा ना रहा है। उनको बोलिए कि आप सुबह खाना नहीं खाएंगे, आप या तो फ्रूट्स खाइए या तक्र पीजिए या चावल का मंड पीजिए। जब तक भूख नहीं लग रही है आपको लिक्विड डाइट पे रहना है, बिल्कुल यूज पीजिए या मंड पीजिए। तो और जब भूख लगे दोपहर में तो हल्का पेट, हाफ पेट खाना है। एक तो पहले उनका डाइट चेंज करिए, है ना। जी दूसरा फैटी लिवर है, मतलब मेद धातु रक्तवत स्रोतस के मूल स्थान में जाके विमार्गमन होके बैठ गया है, तो वहां पे जी मेदोपाचक अच्छा काम करेगा। और मेद के पैरेलल दबाई जाने वाला, जैसे महातिक्तघृत डालेंगी देंगी तो वो पूरा फैटी लिवर ठीक कर देगा 3 महीना में। आरोग्यवर्धिनी वटी को महातिक्तघृत के साथ दीजिए या गुगुल तिक्तघृत के साथ दीजिए, मेदोपाचक दीजिए, तो वो आरोग्यवर्धिनी से फैटी लिवर ठीक हो जाएगा। और किडनी में प्रॉब्लम है तो तृण पंचमूल सर ये गोखरू। कंसंट्रेशन मीन्स क्या, मतलब स्टोन तो नहीं, वो कंसंट्रेशन क्या किस चीज का होगा? तो और मुझे उनका क्या मालूम, केएफटी निकला है अभी। वो कंसंट्रेशन पूछे ना, वो रेडियोलॉजिस्ट ने क्या लिखा है, क्या कंसंट्रेशन क्या है। उन्होंने मैम ऐसे ही लिखा था। कंसंट्रेशन की कॉन्क्रीटेशन होगा, कॉन्क्रीटेशन वो होता है। हाँ कॉन्क्रीट होते हैं ना जो एक तो जैसे होता है पत्थर हो गया ना, एक होता है कि जैसे उसको पत्थर को भोर दिया जाए, मतलब उसको तोड़ दिया जाए तो छोटे 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 होते हैं ना, वो कॉन्क्रीटेशन होते हैं। हाँ अच्छा तो हाँ, मे आप बी उसमें यही दीजिए गोखरू, कॉन्क्रीटेशन हो सकता है, हाँ। जो भी है आप ये मूत्रल दवाइयां दीजिए, मूत्र विरेचन करने वाली दवाइयां दीजिए। यस है हम्म। ये मैम भी, मैम वही है ये पत्थर, एक वो हो गया ना कि जैसे स्टोन बन गया, एक हो गया स्टोन की पहली वाली स्टेज कॉन्क्रीटेशन, वही होगा। हाँ अच्छा कॉन्क्रीटेशन वो और होगा। उसमें आपको और देना है तो आप इसमें हजरल यहूद भस्म, बद्राश्म चूर्ण, अश्मरी हर चूर्ण, ये पतंजलि सर वाला ये दे। हजरल यहूद भस्म की डोज क्या होगी, मतलब वो तो बहुत कम दी जाएगी ना, रत्ती हाँ में दी हाँ जाए। हाँ, ये सब मिक्स करके देना है आपको। अच्छा सर, वैसे केवल हजरल यहूद भस्म नहीं दी जा सकती है सेपरेटली? दी जा सकती है ना, एक रत्ती आधा रत्ती, एक चुटकी की मात्रा में रोज, सुबह शाम एक एक चुटकी, सुबह बहुत कम। शाम एक चुटकी, और सर अनुपान क्या रहेगा? आप पुनर्नवादी क्वाथ, गोखरू काढ़ा, या गोखरू मिलता है तो उसका काढ़ा बॉईल करके दे दें, गोखरू का पुनर्नवा का क्वाथ, या आप मतलब जो भी मूत्रल द्रव्य है वो, या गन्ने का रस, या तंडुलोदक, जिससे यूरिन ज्यादा हो। ठीक है सर। और सर उनका वैसे एसजीपीटी, मतलब एसजीपीटी एसजीओटी भी तो थोड़ा 89 एसजीओटी था, और बाकी कोलेस्ट्रॉल तो बॉर्डर लेवल पे था 200। वो आरोग्यवर्धिनी देंगी ना तो उससे सब ठीक हो जाएगा। हाँ कुटकी। सर, आरोग्य वर्धनी और भून निम्बादी काढ़ा अभी चला रखा है मैंने उनका, और हाँ साथ और में त्रिकटु चूर्ण दिया है। वही मुझे को वही कंसंट्रेशन नहीं समझ में आता, शायद मेरे पढ़ने में या गलती हुई, कंक्रीटेशन। काल में का कोई कब दीजिए, कुटकी दीजिए, वो भी दे सकते। जो वो जो किडनी का बोल रही है ना, उसमें हजरल युद्ध भस्म, बद्राश में चूर्ण, पाषाण भेद, ये सारे वो तोड़ने वाली दवाइयां हैं, सब निकाल हाँ देगी। तो सर वो कंक्रीटेशन भी निकल जाएगा। एक तो उनको थोड़ा सा वो शॉपकीपर है, और क्या कहते हैं वेग रोकने रोकने वाला प्रॉब्लम रहता है ना, जैसे आयुर्वेद में तो हमारे उनको बोला बोले गया है कि वेग वो रोकेंगे हमेशा ना तो रोगी यही सब रहते हैं। होगा। बोले वेग हाँ रोकने से सब जितना टॉक्सिन है ना जो आपके किडनी में, लीवर में सब जमा, उससे तकलीफ हाँ, होगा। नहीं वो तो सर मैंने समझाया उन्हें, अब कितना फॉलो करते हैं वो है। सर यही कंक्रीटेशन वाला ही पूछना था, इनको कंफर्म नहीं हो रहा था। थैंक यू मैम, थैंक यू सर बताने के लिए। जी, अभी कुछ दिन के बाद आप देखिएगा, आप सबको बताएंगी ये दवाई वो दवाई। सर दिखते हैं। जी। सर और एक बात पूछनी थी, हाँ जो पूछिए। पित्त प्रकृति वाले हैं उनको आरोग्य वर्धिनी वटी का अनुपान क्या देना चाहिए साथ दूध, में? दूध। दूध के साथ, ठीक है सर, हाँ, थैंक यू। ऐसे वो सबके लिए दूध ही देना चाहिए ज्यादातर। हाँ सर, जी सब सर। मतलब ये मैंने भी देखा है ना सर कि दूध हर किसी प्रकृति पे चल जाता है आरोग्यवर्धिनी के हाँ साथ। हाँ हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं करता, वो जो ड्राइनेस वाला होता है वो भी नहीं होता है दूध के साथ, जी, आप ही ने बताया था और किसी आप लेक्चर पित्त में। वाले को देंगे ना आरोग्य वर्धनी तो उनको हाइपर एसिडिटी होगा आरोग्य वर्धनी से, पित्त वालों को बहुत तकलीफ होता है। हाँ तो सर उसके साथ फिर कामदुधा रस ऐसा कुछ दे वो दिया। ना देके दूध ही दे दीजिए ना, कामदुधा महंगा आता है, उससे अच्छा दूध पियेंगे तो हाँ कैल्शियम भी मिलेगा, जीवन कार्य भी होगा, सब अच्छा होगा, ब्रियान भी होगा, रसायन भी है, वृक्ष भी है। ठीक है सर कौन सा वाला? क्या?
रसायन कौन सा सर? मैंने दूध का बताया कि दूध एक रसायन द्रव्य है। ओके ओके ठीक है सर। दूध का ही मैंने रसायन बोला, प्रॉपर्टी। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो पूछिए, बताइए, नहीं तो सेशन बंद करते हैं। कल वर्ल्ड कप का मैच है और यहाँ संडे को छुट्टी रहती है, तो आप लोग को वर्ल्ड कप भी देखना है। कल मोदी जी भी देखेंगे, आप लोग भी देखिए, इंडिया को जिताना है आप लोग को। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ, आप लोग खा पी के सो जाइए और कल वर्ल्ड कप देखिएगा दिन में 12 बजे से। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम।